आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात महाकुंभ की करेंगे, जिसका आज 12वां दिन है और इन 12 दिनों के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं और लाखों लोग हर रोज संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को महाकुंभ की भव्यता बहुत रास आ रही है। इस बार के महाकुंभ में कई ऐसे शिविर हैं जहां पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, संगम तट पर बने राम मंदिर की रेप्लिका और उसमें विराजे राम लला का आशीर्वाद लेने भी लोग पहुंच रहे हैं। तुम्हें धर्म से प्रेम होने लगेगा, तुम्हें धर्म से प्रेम होने लगेगा, एक बार संगम में आकर तो देखो। तीर्थों के राजा प्रयागराज में कल कल बहती गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा, जिसमें रोजाना आस्था की डुबकी लगाते लाखों श्रद्धालु जो पूर्ण महाकुंभ के इस भव्यता और दिव्यता को देख अभिभूत हैं। देश और दुनिया भर से आने वाले ये श्रद्धालु स्नान दान और पूजा पाठ के बाद साधु संतों के इन शिविरों में जाना नहीं भूलते हैं। इन शिविरों में कहीं राम कथा का गुणगान है तो कहीं कृष्ण की लीलाओं का मनमोहक मंचन। धर्म और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम इन वैष्णव शिविरों में मौजूद है जो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दे रहा है। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह। कुंभ नगरी में भजन कीर्तन कथा श्रवण और भोजन, इसके अलावा सबसे रस देने वाली चीज है तो वो है रासलीला। और जब श्रद्धालु कुंभ नगरी में निकलते हैं तो वैष्णव शिविरों में ऐसी ही रासलीलाएं चलती हैं, जिसमें कृष्ण की ऐसी रोचक लीलाएं चलती हैं जो देखने में और महसूस करने में असीम आनंद देती हैं। यानी आनंद कंद रसकंद भगवान कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए लोग आधी आधी रात तक यहाँ इतनी ठंड में जरूर आते हैं, क्योंकि ये रास लीला का रस ऐसा रस है जिसमें भोजन के षटरस और बाकी साहित्य के 9 रस, इनसे भी ज्यादा रस आता है, क्योंकि ये रस का पाक ही रास लीला है। ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी के शिविर में आई ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। देशभक्ति गीतों पर झूमते ये श्रद्धालु तमाम दुख तकलीफों और परेशानियों को इस शिविर में आने के बाद भूल चुके हैं। पंडाल में भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। कहीं कथा है, कहीं ईश्वर की भक्ति है, कहीं देशभक्ति है। और जब श्रद्धालु यहाँ आता है तो देशभक्ति भरे गीतों पर थिरकने से अपने आप को रोक नहीं पाता। प्रयाग के मिश्र बंधु हैं, उनसे हम बात करते हैं, जिन्होंने अभी अपने देशभक्ति गीतों से, कहें तो भक्ति गीतों से सभी लोगों को झूमने पर मजबूर किया है। अरे तीर्थराज का करके दर्शन, तीर्थराज का करके दर्शन, अपने भाग्य जगाओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। परम पिता ब्रह्मा ने यज्ञ किया था इसी ठाव में, सरस्वती गंगा यमुना खेले अक्षय वट की छाव में। भरद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, भरद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, ज्ञान की ज्योति जलाए हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। संतों के इन शिविरों के अलावा भी संगम की रेती पर कई ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनके प्रति लोगों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। ऐसी ही एक तस्वीर हिमाद्री परिवार के पंडाल से आई, जहां बंगाल की मशहूर लाइटिंग के जरिए धर्म और अध्यात्म के रंगों को बड़े ही सुंदर तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पंडाल में कहीं राधा कृष्ण की मनमोहक लीलाओं को दर्शाया गया है तो कहीं कुंभ की महिमा का गुणगान है और कहीं देश की संस्कृति के रंगों को रंग बिरंगी लाइटिंग के जरिए दिखाया गया है। बड़े बड़े भव्य और दिव्य टेंट हैं, यानी पंडाल बने हैं, जिनमें ऐश्वर्य की हर तरफ छटा दिखाई पड़ती है और कहीं रोशनी का ऐसा सुंदर समंदर है, ऐसा सुंदर समा है कि उसमें आदमी का दिल अटक जाता है।
अब ऐसे ही हम हिमाद्री परिवार के टेंट में आए हैं। यहाँ बंगाल की मशहूर चंदन नगर की लाइटिंग है। इसमें कलाकार ने क्या अपनी कल्पना को पंख लगाए हैं। इधर देखिए कुंभ की कथा पर यह है, दोनों तरफ गणपति के दोनों तरफ दो कुंभ हैं, जिसमें से ऐसे लग रहा है जैसे अमृत झर रहा हो। बाहर आप देखेंगे तो पूरी कृष्ण लीला है और पूरी चलती हुई कृष्ण लीला है। अपने सारे जितने भी मेन एपिसोड्स है भगवान के, सब आपको चलते हुए दिखेंगे, तो उसका आनंद अलग है। महाकुंभ के इस महाआयोजन में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर हूबहू बना ये मंदिर भी इन दिनों आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। राम मंदिर की इस रेप्लिका की दरों दीवार पर ठीक वैसी ही नक्काशी है जैसी राम मंदिर में की गई है। और तो और इस मंदिर में विराजे रामलला की प्रतिमा भी लोगों को खूब भा रही है। ऊपर से इसमें की गई शानदार लाइटिंग ने मंदिर की रेप्लिका की खूबसूरती में मानो चार चांद लगा दिया है। महाकुंभ में भगवान श्री रामचंद्र का वो मंदिर, उस मंदिर की रेप्लिका आ चुकी है संगम नगरी प्रयागराज में। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमुन बृष्ट झरिलाई, राम कहा सेवक कन बुलाई, प्रथम सकन आवन वो जाई। ये जो जिस तरह के पिलर्स हैं, इनमें जो नक्काशी है ये अद्भुत है, खूबसूरत है। भगवान रामलला के दर्शन कीजिए आप महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। वो तस्वीर जिसे बनाने में काफी वक्त अयोध्या में लग गया, ठीक वैसी ही तस्वीर, वैसी ही मूर्ति यहाँ ला दी गई है और पूजा पाठ यहाँ पर संतों द्वारा, महंतों द्वारा चल रहा है। धर्म और अध्यात्म के इस मेले में इन अद्भुत और अलौकिक रंगों के अलावा यहाँ पर शुद्ध सात्विक जायकों का भी अनोखा संसार मौजूद है। यानी संगम के इस तट पर कई ऐसे भंडारे 24 घंटे चल रहे हैं जहाँ रोजाना लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, वो भी फ्री में। प्रयागराज से संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु को आस्था और भक्ति के कई रंग तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग एक ऐसा पेविलियन भी देखने को मिलेगा लोगों को जहां पर केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्राकृतिक खूबसूरती, ऐतिहासिक स्थल और संस्कृति भी देखने को मिलेगी। महाकुंभ में इस पेविलियन को लगाने का मकसद इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रचार प्रसार करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस पेविलियन का जायजा लिया हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं दमन एंड दीव के उस पवेलियन में जहां पर प्रदर्शनी भी रखी गई है और महाकुंभ क्षेत्र में बताने की कोशिश की गई है कि आप यहां भी अगर संगम के घाट पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं तो भी आप यहां पर दमन एंड दीव के बने एग्जीबिशंस को एंजॉय कर सकते हैं, सुखद पल बिता सकते हैं। हम इस वक्त पहले दमन के एग्जीबिशन सेंटर में घुस रहे हैं, सामने दीव का एग्जीबिशन सेंटर भी है, लेकिन पहले आपको रूबरू कराएंगे दमन के इस एग्जीबिशन सेंटर से, जहां सबसे पहले आपको तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर दमन लाइट हाउस है जो काफी चर्चित रहा है, उसकी तस्वीर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद वहाँ की टेंट सिटी, धीरे धीरे आप आएंगे तो वहाँ पर जामपुर जो बीच है, जो कहीं ना कहीं पर्यटकों की बहुत पसंदीदा जगह है, वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे आप आएंगे तो यहाँ आपको राम सेतु सी फ्रंट मिलेगा, जो कि राम सेतु वहाँ से काफी नजदीक है। आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो चीजें दीव में फेमस हैं, जैसे कि ये चक्र तीर्थ समुद्र तट जो है वहाँ का फेमस है, वो यहाँ पर बना हुआ है। तमाम जो कि नायदा गुफाएं हैं, यहाँ पर आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। काफी जो भारत का जो टूरिज्म है उनको तस्वीरों में दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जितनी तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे उन तस्वीरों के जरिए जो दीव है उसे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दमन एंड दीव का सेंटर बना है, यहाँ पर कैसा आप लोगों को लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। गई है कभी आप? नहीं। यहाँ आकर क्या लग रहा है कि आ गए? हाँ आ गए, कुछ ये एंटीक चीजें देख के लग रहा है कि ये शॉपिंग अच्छी रहेगी, यहाँ से हमने करा है। ये डिजाइन वगैरह बता रहे हैं कि वहीं की है? बहुत, मैंने अभी यहाँ से ये मोती शंख लिया है, ये बहुत जो बता रहे हैं कितना खूबसूरत मोती शंख है, ये लोग घरों में रखते हैं और ये भी दमन एंड दीव की ही निशानी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सामने की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे तो वो तस्वीर यहाँ पर है। लक्षद्वीप बीच बना हुआ है, यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि सी से निकलते हुए दिख रहे हैं।
तो लक्षद्वीप को लेकर भी तमाम यहाँ पर चीजें हैं, यानी कि दमन दीव और लक्षद्वीप को लेकर ये पूरा का पूरा सेंटर तैयार किया गया है। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं शिवम तेवतिया जी। शिवम जी, बड़ा ही खूबसूरत ये पूरा एस्टैब्लिश किया है आप लोगों ने पवेलियन। नाम पवेलियन क्यों रखा? यहाँ पर जो हमने दर्शाया है संघ प्रदेश दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप की एक यहाँ पर हमने एग्जीबिशन रखी है और हमने यहाँ पे दर्शाया है यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर। और हमने जैसे कि हम दीव के पवेलियन में खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पानीकोठा फोर्ट, नागवा बीच, सुंदर समुद्र तट, गोगला बीच, INS खुखरी मेमोरियल, जलंधर बीच, चक्रतीर्थ बीच, इन सबको हमने दर्शाया ताकि यहाँ पे जितने श्रद्धालु और जितने यहाँ पर पर्यटक हैं वो यहाँ पर आकर संघ प्रदेश का एक अनुभव, छोटा सा अनुभव कर सकें। तो चलिए प्रयागराज के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं यूपी के संभल, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है वहां 68 तीर्थों और 19 कूपों की खोज के लिए चलाया जा रहा अभियान। इस अभियान के दौरान प्रशासन के हाथ खजाना लगा है, जिसमें 300 से 400 प्राचीन सिक्के और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह से ये सब चीजें मिली हैं वो प्रयागराज पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माने जाने वाले गुरु अमर की समाधि के पास का एरिया है, जो 1920 से ASI संरक्षित है। संभल की SDM वंदना मिश्रा और ये ग्रामीण जो सिक्के मीडिया को दिखा रहे हैं वो कोई मामूली सिक्के नहीं, बल्कि ये सिक्के हमारी समृद्ध विरासत की गवाही दे रहे हैं, जो संभल के अमरपति खेड़ा इलाके की जमीन में बरसों से दफन थे। लेकिन जब ये सिक्के ग्रामीणों के हाथ लगे तो प्रशासन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इन सिक्कों पर राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति बनी है। इन सिक्कों के साथ घड़ा और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। SDM वंदना मिश्रा ने बताया कि इन प्राचीन सिक्कों की संख्या 300 से 400 है, जिनमें कुछ सिक्के ब्रिटिश कालीन भी बरामद हुए हैं। कुछ पुराने मृतभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं और वहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पुरानी समाधियाँ रही हैं पहले से। कितने पुराने सिक्के हैं? सिक्के इसमें 300-400 पुराने सिक्के अभी तक मिले। प्राचीन सिक्के और बर्तन मिलने की खबर मिलने के बाद पहले SDM वंदना मिश्रा ने अमरपति खेड़ा का दौरा किया और फिर जिले के DM और SP ने वहां पहुंचकर इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। ये तमाम चीजें जिस जगह से मिली हैं वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माने जाने वाले गुरु अमर की समाधि के पास हैं। इस जगह को 1920 में ASI ने संरक्षित किया था। ये ASI प्रोटेक्टेड साइट थी। हमारे यहाँ जब सबसे पहले शो किया गया तो कुल 8 साइट शो की गई थी, लेकिन ये लंबे समय से मुरादाबाद में सब मान के चल रहे थे और इस जगह को ढूंढा भी जा रहा था, वो मिली नहीं थी। वर्तमान में यह मिल चुकी है और जब यहाँ ग्रामीणों से बात की तो उनके पास कुछ सिक्के थे जो वो खेत पर काम कर रहे थे और जब खोद रहे थे जगह को उस समय वो जो सिक्के हैं वो पाए गए थे। और इसके साथ साथ एक बड़ा मटका भी है जो स्टोरेज का मटका रहा है उस समय का, वो भी पाया गया है। ASI ने भी यहाँ विजिट किया है और हम प्रयास करेंगे कि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। एक तो 1740 का है और कुछ सिक्के जो हैं वो 1930-40 के आसपास के हैं और एक सिक्का बहुत प्राचीन लगता है, वो शायद 1200-1500 वर्ष पुराना हो सकता है। क्या सर इसको से संरक्षित? ये ASI के लोगों को जब हमने दिखाया तो उन्होंने ये सारे कालखंड बताए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब ग्रामीणों से बातचीत कर जानकारी जुटाई तो पता चला कि यहाँ समय समय पर मिट्टी की खुदाई से प्राचीन सिक्के और काली मिट्टी के बर्तन मिलते रहे हैं, जिनको इलाके के ग्रामीण अपने पास रख लिया करते थे। लेकिन अब इन प्राचीन चीजों को ग्रामीणों से लेकर इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। ASI संरक्षित अमरपति खेड़ा में जिस जगह पर कुछ सिक्के मिले उसी जगह पर आज जो प्रशासन की टीम है, जो DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसी और SP कृष्ण कुमार विश्नोई, देखिए उस जगह पर पहुंच सकते हैं। ये जो जगह है देखिए किस तरह से टीले नुमा ये पूरे जगह है, ये देखा जा सकता है। देखिए मिट्टी की जो ढांग है ऊंची ऊंची वो यहाँ पर जो दिखाई देंगी। देखिए किस तरह से ये पूरा एक जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं दिखाया जाता है और बताया जा रहा था कि इसको 1920 में जो है इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से जो किया गया था। लेकिन
जब यहाँ पर ASI की टीम पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, तो उनके द्वारा कुछ ग्रामीणों से बातचीत की गई और ये बताया गया उन ग्रामीणों के द्वारा तो इस जगह पर जो कुछ राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति और ब्रिटिश काल के कुछ सिक्के यहाँ पर मिले। प्राचीन खेड़ा है, यहाँ तो हड्डियाँ, सिक्के, बर्तन मिट्टी के ये मिलते ही रहते हैं। जब बरसात होती है तब निकलती है इस चीज। जब मतलब मिट्टी हटती है, मिट्टी हटती है। तो अभी तक लगभग कितने सिक्के यहाँ पर जो मिले होंगे? कल कम से कम 20-25 सिक्के होते हैं जो ग्रामीणों ने दिए। दरअसल संभल जिले में 68 तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों की खोज के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सदियों पुरानी बावड़ी और मंदिर मिलने के बाद अब ये खजाना हाथ लगा है। कहा जा रहा है कि इन प्राचीन चीजों के मिलने के बाद प्रशासन आने वाले दिनों में यहाँ एक्सपर्ट की निगरानी में खुदाई करवा सकता है, ताकि इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को दुनिया के सामने लाया जा सके। संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे समुद्री मोर्चे पर भारतीय नौसेना की बड़ी कामयाबी की। गोवा के हंसन नेवल बेस से जो तस्वीरें आई हैं, उनको देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। बिना सीमा पार के दुश्मनों का सफाया करने वाली सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल और MiG-29 का मिलन हो चुका है। युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात हमारे वीर अब लंबे समय तक समंदर में देश की सरहदी सीमा की सुरक्षा कर पाएंगे। उनकी सुविधा के लिए स्वदेशी कंटेनर के सफल परीक्षण किया गया है। अदम्य साहस, बहादुरी, शौर्य, पराक्रम और किसी भी स्थिति में हार नहीं मानने का जज्बा ही भारतीय नौसेना को किसी भी देश की नेवी से सबसे अलग बनाता है। रक्षा क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन को स्वीकारना और उसके हिसाब से खुद को ढालने की वजह से इसका इतिहास गौरवशाली है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से विकसित भारत की सिद्धि को पाने के लिए भारतीय नौसेना की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है। गोवा के हंसा नेवल बेस पर इंडियन नेवी ने इस दिशा में एक और सफल परीक्षण किया, जो युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारतीय नौसेना ने कंटेनर ADC-150 का अपने टोही विमान P-8I से सफल परीक्षण किया। पूरी तरह से स्वदेशी ये कंटेनर समंदर में युद्ध को पलट कर रख देगा। तट से 2000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर तैनात युद्धपोत तक संकट के समय तत्काल जरूरी सामग्री पहुंचाना बेहद आसान होगा। समंदर में 3 से 5 महीने तक युद्धपोत की तैनाती की जाती है। इस दौरान उनके मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स तक की जरूरत पड़ती है। 26 जनवरी के मौके पर जब तीनों सेनाएं कर्तव्य पथ पर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं, उसी दौरान समुद्री मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली बार एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने टोही विमान P-8I के जरिए इस परीक्षण को किया है, जिसके जरिए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के जरिए 150 किलोग्राम तक के का जो वजन है वो दूर समुद्री मोर्चे पर तैनात किसी भी युद्धपोत पर गिराया जा सकता है और ऐसे में जो युद्धपोत है वो लंबे समय तक समुद्री मोर्चे पर रह सकता है। 150 किलोग्राम का किसी भी तरह का वजन, चाहे जरूरी साजो सामान हो, उपकरण हो, दवाइयां हो, और ये युद्ध और शांति काल दोनों में इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल के दिनों में साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ ईडन में चीन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से भारत की चुनौतियां लगातार बढ़ी हैं। चीन के इस दखल को देखते हुए भारतीय नौसेना भी अपनी क्षमताओं का विकास कर रही है। इसका इन फ्लाइट ट्रायल हमने 22 जनवरी को किया और P-8I जहाज से हमने इसको गिराया गोवा में और ये सक्सेसफुल रहा। P-8I विमान न सिर्फ समुद्री सरहदों की निगरानी में काम आता है, बल्कि ये जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। निगरानी और जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से भारतीय नौसेना के लिए लिया गया था। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना अपने लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता भी बढ़ाने में जुटी है। रक्षा क्षेत्र में इसकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि MiG-29 लड़ाकू विमानों में इजराइल से ली गई रैम्पेज मिसाइल को जोड़ा गया है। रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी ताकत के सामने दुश्मनों का टिकना नामुमकिन हो जाता है।
भारतीय नौसेना समुद्री मोर्चे पर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत के जरिए अपनी मारक क्षमता को तो बढ़ा रही है, लेकिन अगर बात हवाई क्षमता की करें तो उसमें को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। बात चाहे MiG-29 लड़ाकू विमानों की जाए या फिर अब जो नए आधुनिक रफाल लड़ाकू विमान हैं। हम आपको पहली बार MiG-29 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता, उसमें किस तरह के नए मिसाइल, नए हथियार लगाए गए हैं, नए सिस्टम लगाए गए हैं, वो दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया की इजराइल की बनी सबसे घातक रैम्पेज मिसाइल है, उसको इंटीग्रेट किया गया है MiG-29 के साथ। इसके साथ ही लेजर गाइडेड बॉम्ब सिस्टम पर भी इस पर लगाया गया है। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के में करीब हमें 1.5 से 2 साल लगे हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला ये वेपन दूसरे देश में बना होगा, बट इसमें जो लॉन्चर लगा है वो पहली बार भारत में बना है और पूरी तरह प्रूव किया गया है। ना ही सिर्फ जमीन से बट डेक पे INS विक्रांत पे भी इसके साथ लैंडिंग की गई है। ये इंडिया का सबसे पहला लॉन्चर है जो पूरी तरह इंडिया में बना है। इसके बनने के बाद इस वेपन को प्रूव करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसके बाद हमने इसके 2 फायरिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज के डेट में ये पूरी तरह इंटीग्रेटेड है इस MiG-29 एयरक्राफ्ट के साथ और लड़ाई मारक क्षमता में बहुत बढ़ावा दे चुका है हमारे। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए इजराइल से सुपरसोनिक मिसाइल ली गई थी। समुद्री मोर्चे पर किसी भी दुश्मन से आगे रहने के लिए भारतीय नौसेना ने भी इसे इंटीग्रेट यानी शामिल किया है। किसी भी फाइटर जेट की मदद से रैम्पेज मिसाइल से सीमा के इस पार से ही दागा जा सकता है। इसकी मदद से दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिराया जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागो और भूल जाओ। इसकी स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की रफ्तार ऐसी नहीं होती। रडार पर पकड़े जाने के बाद रफ्तार की वजह से रैम्पेज मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। 1 मिनट में रैम्पेज मिसाइल करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोक नहीं सकता। रैम्पेज मिसाइल GPS और INS गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसीलिए इसे हैक या जैम करके बीच में नहीं रोका जा सकता। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किले बंद स्थान को भी तहस नहस कर देगी। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। GPS गाइडेड मिसाइल रैम्पेजो को ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। इसके लिए कहा जाता है कि ये किसी भी तरह के मौसम में छोड़ी जा सकती है। आंधी तूफान जैसी विषम परिस्थितियों में भी मिसाइल अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। इस तरह की मिसाइलों का किसी देश को तब फायदा होता है जब वो अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के किसी खास ठिकाने पर वार करना चाहता है। गोवा से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।